आपका पेज 149 पे गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स हैविंग मेजरमेंट ऑफ 5 मीटर बाय 10 मीटर एंड 2 मीटर बाय 7 मीटर। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि गिव अस द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल पूछा है हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज। इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया का सम होगा। तो इस वाले रेक्टेंगल के कितना एरिया होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 50 मीटर। और इस वाले रेक्टेंगल का कितना एरिया होगा? 7 टू ज़ा 14 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो इनको ऐड कर लोगे तो कितना होगा? 50 प्लस 14 64 मीटर स्क्वायर, या फिर 64 स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिखना। लो अच्छा क्या स्क्वायर मीटर। सो इन्होंने यही हमसे पूछा था डायमेंशन। गिव, अगर क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स। दीज टू एरियाज को हमने ऐड किया तो हमें ये रेक्टेंगल का एरिया पता चल गया। बट ये हमें रेक्टेंगल का एरिया पता चल गया 64, बट ये हमसे डायमेंशंस मांग रहे हैं। तो सिक्स ऐसे कितने रेक्टेंगल्स हो सकते हैं जिसका एरिया 64 हो? उससे तो बहुत सारे रेक्टेंगल्स हो सकते हैं। चलो उसको फैक्टराइज अगर करेंगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 64, है ना। ये इसको अगर मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ तो ये देखो, एक तो सर्कल, एक तो रेक्टेंगल ये हो सकता है 64 टाइम्स 1, 64 इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ 1 है। बाकी इसके लिए आप ये कर लीजिए, बाकी इसके फैक्टर्स को, एक फैक्टर एक तरफ रखिए, बाकी ये 5 एक तरफ मिला दिए, तो ये बन जाएगा 32/2 का। एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 32 है और ब्रेथ 2 है। एक तो ये बन सकता है। उसके अलावा जब 2, ये वाला 2 raised to the power of 6, 6 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, इसमें एक 2 लेने की हो जाए 2 2 ले लो, तो ये बचे हुए 1 2 3 4 2s होंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16 और ये बचे हुए 2 मल्टीप्लाई करो तो 16/4। ये भी एक डायमेंशन बन सकता है। ठीक है, अब ऐसा करो नेक्स्ट वाले में कि हम 3 2s को एक साथ ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, सो ये 8 आ गया। और बचा हुआ भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 आ गया। सो ये सारे डायमेंशन हो सकते हैं। एक डायमेंशन बोला 64/1, इसका एरिया होगा 64। 32/2 दूसरा डायमेंशन है, इसका एरिया भी 64 होगा। 16/4 का एरिया भी 64 होगा और 8/8 का एरिया भी 64 होगा। तो ये हमने 4 डायमेंशन आपको बताएं। ये बस द डायमेंशन, तो हमने 4 बता दिया आपको डायमेंशन कि ये हमारे 4 रेक्टेंगल्स हो सकते हैं जिनका एरिया 64 होगा। 64 जो कि सम होगा इन दोनों रेक्टेंगल्स का, जिसका एक था 50 मीटर, दूसरा था 14 मीटर। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। इतनी देर से हम कर तो रहे हैं, सिंपल सा है। इन्होंने हमें क्या करा है, इन्होंने हमें 50 मीटर लेंथ दे दिए, 50 मीटर एरिया दे दिया है 1000 स्क्वायर मीटर, और इन्होंने हमसे विड्थ पूछ लिया, उसकी विड्थ पूछी कि विड्थ बताओ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ है 50 मल्टीप्लाई बाय विड्थ निकालिए, इसको डब्ल्यू ही रखने देते हैं, एरिया है 1000, तो विड्थ होगी 1000 डिवाइडेड बाय 50, है ना। इसका आंसर आएगा 0 से 0 कट सकता है, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 20। तो विड्थ आएगी 20 मीटर्स। सिंपल क्वेश्चन है, इसके विड्थ आ रही है 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अ स्क्वायर कारपेट whose sides are 3 मीटर इन लेंथ इज laid ऑन द फ्लोर। स्क्वायर कारपेट है, उसकी साइड जो है 3 मीटर है। एंड फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। ये हम कर चुके हैं पहले भी, बट पता नहीं ये लोग क्यों पूछ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, एक फ्लोर है बेसिकली, वो 5/4 मीटर का है ना, और उस पर इन्होंने एक स्क्वायर कारपेट डाल दिया है। स्क्वायर कारपेट का डायमेंशन है 3/3, और जो फ्लोर है उसका डायमेंशन है 5/4। तो फ्लोर का एरिया कितना होगा?
फ्लोर का एरिया होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20 और कारपेट एरिया होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। सो नॉन कारपेट वाला एरिया कैसे निकलेगा? नॉट कारपेटेड इन्होंने पूछा है, नॉन कारपेट एरिया निकलेगा फ्लोर एरिया में से कारपेट वाले को माइनस कर दीजिए। 20 माइनस 9 इक्वल टू 11। तो 11 इसका आंसर होगा 11 स्क्वायर मीटर। इसको आप चेक कर लीजिए, आपको 11 स्क्वायर मीटर एक बार कैलकुलेट करके देखो 11 ही निकल रहा है यानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। Four flower beds having side 2 meter long and 1 meter wide are dug at the four corners of a garden that is 15 meter long and 12 meter wide. How much area is now available for laying down a lawn? ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक लॉन है, एक बड़ा सा लॉन है ना, उसके डायमेंशन है 15 मीटर बाय 12 मीटर और उसके कोनों में 2 मीटर बाय 1 मीटर का फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं, 2 मीटर बाय 1 मीटर के। ऐसे 4 लगे हुए हैं 2 बाय 1 के, 2 बाय 1 के, है ना, एक और दो उल्टा पुल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी कह रहे हैं कि बचा हुआ एरिया बताओ जिसमें गार्डनिंग हो सकती है, दैट इज अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। लॉन जिसमें घास उगाई जा सकती है। ये भी हमने पहले किया हुआ है बट कोई बात नहीं, चलो दोबारा करते हैं। तो टोटल जो इसका एरिया है वो है 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि है 180। एक 1 फ्लावर बेड का एरिया है, फ्लावर बेड का एरिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू, और 4 फ्लावर बेड्स, 4 फ्लावर बेड्स का एरिया हो जाएगा 4, 1 कप 2 है तो 4 का 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 8 हो जाएगा। तो जो नॉट, तो वो वाला एरिया जिसमें फ्लावर्स नहीं लगे होंगे वो अवेलेबल होगा लॉन के लिए। उसके लिए आप क्या करिए, 180 में से फ्लावर्स वाले एरिया को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 172। इसका आंसर आएगा 172। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने पूछा शेप ए हैज एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट्स एंड शेप बी हैज एरिया ऑफ 20 स्क्वायर यूनिट्स। शेप ए हैज लॉन्गर पेरीमीटर देन शेप बी। ओके, ड्रॉ टू सच शेप सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ओके, ये बोल रहे हैं शेप ए जो है उसका एरिया है 18, उसका एरिया है 18 और शेप बी जो है उसका एरिया है 20 ना। अब आपको ऐसा करना है कि पेरीमीटर जो है, ऐसा शेप ड्रॉ करना है जो पेरीमीटर ए जो आएगा वो बिगर हो, लॉन्गर हो एज कंपेयर टू पेरीमीटर ऑफ बी, बी से बड़ा होना चाहिए। तो इसको तो आसानी से कर सकता हूँ। ए को देखो, क्योंकि 18 है ए की जगह पे, बिकॉज इन्होंने 18 दिया हुआ है इसका एरिया, तो इसको कर देते हैं 18 लेंथ ले लेते हैं और 1 इसकी ब्रेड्थ ले लेते हैं। लंबी सी फिगर बना देते हैं, एक स्क्वेरिश स्क्वेरिश लेंथी सी फिगर बना देते हैं। लेंथी फिगर बनाने से होगा इसका पेरीमीटर खूब लंबा सा हो जाएगा, तो हम ये फिगर बना देते हैं। सॉरी, और ऐसा करते हैं कि हम एक लंबा सा रेक्टेंगल बना देते हैं। हाँ देखो, तो ये 18, एक इसकी ये लेंथ हो गई 18 और इसका ब्रेड्थ हो गई 1, तो इसका एरिया क्या आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1, 18 स्क्वायर मीटर जो हमें चाहिए था। और इसका पेरीमीटर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ और ब्रेड्थ 18 प्लस 1, सो ये जाएगा 2 इंटू 19, दिस विल बी इक्वल टू 38। तो इसकी 38 यूनिट्स की पेरीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और शेप बी जो है ये वाली जो जिसका एरिया इन्होंने 20 दे रखा है, इसको हम ऐसा बनाते हैं कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में ज़्यादा फर्क ना हो। तो 20 को इस तरह से ब्रेक करो कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में ज़्यादा फर्क ना हो। रेक्टेंगुलर शेप अगर बनाए तो 5 टाइम्स 4 लिख लो, उसको 5 टाइम्स 4 लिख लो, 5 और 4 में कोई फर्क ही नहीं है ज़्यादा। जितना कॉम्पैक्ट सी फिगर होगी उतना कम उसका पेरीमीटर होगा। तो देखो हम अगर ऐसे बना दें इसको 5 टाइम्स 4, एक 5 हो गया, एक 4 हो गया, तो 5 टाइम्स 4 तो इसका 20, तो इसका एरिया हो गया। और जो शेप ये हमारी ए थी ऊपर वाली, हमने ए लिख दिया इसके अंदर, ये सेकंड वाली बी थी, तो इसका एरिया तो 20 आ गया। बी का पेरीमीटर कितना होगा 20 इंटू 5,
plus 4, it will be 2 multiplied by 5 plus 4 is 9, which is equal to 18. क्या 38 बड़ा है? हाँ, काफ़ी बड़ा है 18 से। आप ऐसे बना सकते हैं। आप और शेप भी सोच सकते हैं। अगर मैंने 18 टाइम्स 1 लिया, इस 18 टाइम्स 1 को, ये वाला जो 18 टाइम्स 1 लिया, है ना, 18 को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 6 टाइम्स 3 भी करके देख लो, है ना, और 5 इंटू 4 जो किया है, इसकी कोई और डायमेंशन निकाल के देख लो। बट ये वाला तो इसका तो एरिया ज़्यादा ही आएगा। देखो, अगर 6/3 का एक रेक्टेंगल होगा तो उसका पेरीमीटर कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 इज 6 प्लस 3। नया वाला जो ट्राइंगल मैं तुमसे रेक्टेंगल कह रहा हूँ वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कितना हो जाएगा? 18। तो इस केस में 18 और 18 बराबर हो जाएगा। तो 6/3 तो ठीक नहीं है। कैसा करते हैं, 18 को ब्रेक करते हैं इधर की तरफ, 9 इंटू 2 में एक 9 इंटू 2 की फिगर और बना लो। तो 9 इंटू 2 का पेरीमीटर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 कितना होता है? 11। तो ये हो जाएगा 22। तो 9 इंटू 2 वाली एक और फिगर बना सकते हो, जो 22 होगी वो 18 से ज़्यादा होगी। इस 18 को, इसको ऐसे ही रहने देना। बाकी तुम फर्स्ट वाले पे ए वाला जो शेप है उसको चेंज कर सकते हो, या तो 18 टाइम्स 1 ले सकते हो या फिर 9 टाइम्स 2 ले सकते हो। दोनों ही केसेस में ए का पेरीमीटर जो होगा वो बिगर होगा देन एज कंपेयर टू बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है sixth. On a page in your book, draw a rectangular border that is 1 centimeter from the top and bottom and 1.5 centimeter from the left and right side. What is the perimeter of the border? ओके, ये आपकी बुक की बात कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी की गणित प्रकाश की बुक है। आप उस पे एक बॉर्डर बना लीजिए, शायद इस बहाने आप किताब खोल भी लें आपकी। तो उस पे अगर आपकी बुक ऐसे से है, ऐसे से होती है ना बुक, आपकी ऐसे से बुक है, तो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर बना लीजिए दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। ऊपर से और नीचे से 1 1 सेंटीमीटर का गैप हो। ऊपर भी 1 सेंटीमीटर हो, नीचे भी 1 सेंटीमीटर का गैप हो। ठीक है, और जो 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड से हमें 1.5 सेंटीमीटर रखना है इस गैप को। इसको 1.5 सेंटीमीटर दूर रखना, 1.5 सेंटीमीटर दूर रखना। ठीक है, ये अनइवन लग रहा है बट देखो, मैं बस ये इसके आगे लिख रहा हूँ। ये वाला जो अप एंड डाउन वाला पार्ट है ये 1 ही है, 1 जैसे ही लग रहा है। ये वाला पार्ट भी जो है ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक नीचे देखोगे लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है ये आ गया तुम्हारा कितना? 1.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला पार्ट भी कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। लेट्स से कि तुम्हारी किताब, आपकी किताब जो है उसकी ये वाला डायमेंशन 15 सेंटीमीटर का है। तो ये वाला डायमेंशन जो बचा हुआ डायमेंशन होगा नीचे, ये कितने सेंटीमीटर का होगा? उसमें से 1.5, 15 में से ये 1.5 नीचे वाला और 1.5 ये वाला, 1.5 इधर वाला जो एरिया, और ये इधर वाला जो लेंथ है 1.5, ये माइनस करनी होगी। 1.5 प्लस 1.5 इज 3, 3 को माइनस करोगे 15 में से, अगर ऊपर वाला 15 था तो नीचे वाला ये 12 बच जाएगा। और लेट्स से कि आपकी जो बुक का ये वाला डायमेंशन है ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो इसमें से ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1 माइनस करोगे तो आपका ये वाला डायमेंशन जो होगा अंदर वाला, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 2 इज 23, 23 आ जाएगी, है ना। अगर 25 सेंटीमीटर की लेंथ है और 15 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ में से 3 कम हो जाएंगे और लेंथ में से उसके 2 कम हो जाएंगे। 25 में से 23 हो जाएगा, है ना, 15 में से 12 रह जाएगा। तो आपकी अब ये क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर? जो आपने बॉर्डर अभी ड्रॉ किया है उसका पेरीमीटर। तो उसके लिए हमने ये जो लेंथ निकाली है 12 और 12 और 23, है ना, 23 उसकी लेंथ आ गई और ब्रेड्थ आ गई 12। सो पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड। तो ये हो गया 23 और 12 मिलके बन गए 35, वो मल्टीप्लाई बाय 35, तो उसका पेरीमीटर बन जाएगा 70। 70।
ठीक है, ओरिजिनल वाली बुक का डायमेंशन क्या था, 25/15। अगर हम कह रहे हैं कि आपकी जो बुक है वो 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर की है, अब पेरीमीटर निकाल लो, तो कितना होगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड 25 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 25 और 15 मिलके बनते हैं 40, या मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, सॉरी, तो ये होगा 2 × 40, तो आपका जो ओरिजिनल पेरीमीटर था वो था 80, और जब आपने उसके बॉर्डर्स बना लिए तो आपका आंसर आया 70, तो आंसर है इसमें 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स बाय 8 यूनिट्स and draw another rectangle inside it without touching the outer rectangle that occupies exactly half the area. ओके, हमें एक बड़ा ट्राइंगल बना रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन है 12 यूनिट बाय 8 यूनिट, और फिर हमें एक इनर ट्राइंगल अनदर ट्राइंगल ड्रॉ करना है, अनदर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इनसाइड इट विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल दैट ऑक्यूपाइज हाफ द एरिया। तो हम आउटर वाले का एरिया निकाल लेते हैं पहले। आउटर वाले का एरिया होगा 12 कितना होता है, याद है किसी, 96। 96। जो सेकेंड रेक्टेंगल होगा, जो सेकेंड रेक्टेंगल होगा उसका एरिया कितना होगा, उसका हाफ होगा बड़े वाले का, 96/2। ये इन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, तो इसका एरिया होना चाहिए 48। अब 48 की डायमेंशन ऐसे निकालो कि वो 12 और 8 वाले डायमेंशन के अंदर आसानी से आ जाए। अगर मैं इसको 16 × 3 बोलूँ तो ये रेक्टेंगल जब बड़े रेक्टेंगल के बीच में ड्रॉ करोगे तो ये क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको 48 को ऐसे ब्रेक करना है, देखो 48 को अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें तो 12 × 4 इज 48, 16 × 3 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 is 4 multiplied by 2 is 8 multiplied by 2 is 16 multiplied by 3 is 16 times 3 is 48, 16 या 48। तो अब इसके छोटे से डायमेंशंस लेने हैं हमें। छोटे डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, 3 को 2 के साथ कंबाइन कर देते हैं, ऐसे ले लेते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा 8/6 का। नया वाला सेकंड रेक्टेंगल जो होगा वो 8/6 का बन जाएगा। 8 वाली साइड हम इसकी लेंथ वाली साइड में ले लेंगे, तो ये टच नहीं करेगा। 12 से कम है ना, तो 12 की तरफ लेंगे। तो अब हम इसको 8/6 का रेक्टेंगल बनाएंगे। तो 8/6 का रेक्टेंगल जो होगा उसका एरिया होगा 48। 48 हाफ द एरिया ऑफ आउटर वाला है। तो अब हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ तुम्हें हम कर क्या रहे हैं। कुछ पार्ट इसका मैं मिटा देता हूँ उधर, यहाँ ड्रॉ करने में आसानी होगी। ओके, सो जो आउटर वाला है रेक्टेंगल और जो इनर वाला है रेक्टेंगल, वो आसानी से बन सकता है ना। आउटर वाले की क्या डायमेंशन है, नीचे लिख रहा हूँ, उसकी लेंथ 12 यूनिट और उसकी ब्रेड जो है वो है 8 यूनिट, और इनर वाले की 8/6। तो इसको यहाँ वाले को 8 कर दो, इसकी जो लेंथ है ये 8, 12 में से 8 आराम से आ जाएगा, और 6 जो है वो 8 वाली साइड पे से 6 आ जाएगा। ठीक है, सो इसके डायमेंशन बन गए इनर वाले की 8/6 और आउटर वाले की बन गई 12/8। आउटर वाले का एरिया हो गया 12 × 8 विच इज 96, और इनर वाले का एरिया होगा 8 × 6 विच इज 48। 48 इज हाफ ऑफ 96। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इस चैप्टर का। फिगर इट आउट में 8th क्वेश्चन है, स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ, द स्क्वायर इज देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल्स along the fold regardless of the size of the square, one of the following statement is always true, which statement is true here। इन्होंने ये बोला है कि हमने एक स्क्वायर लिया है ना, ये स्क्वायर लिया है, और स्क्वायर को हमने फोल्डेड इन हाफ, हाफ मतलब बिल्कुल बीच से फोल्ड किया है इन्होंने। देखिए बीच जैसा फोल्ड नहीं लग रहा, दोबारा से इसको बनाता हूँ। तो इन्होंने इसको बीच से फोल्ड कर दिया है, अभी भी नहीं लग रहा बट ठीक है। तो इसके बाद हमें दो रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे, हमें दो रेक्टेंगल मिल जाएंगे अगर हम इसको कट कर लेंगे फिगर को। तो एक स्क्वायर जिसको हमने हाफ फोल्ड कर दिया है ना, उसको कट कर दिया हाफ फोल्ड करने के बाद बीच से, तो हमें दो रेक्टेंगल मिल गए। नाउ अब इन्होंने बोला है रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो पढ़ते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है।
फर्स्ट इज द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये रेक्टेंगल तो स्क्वायर से निकले, तो इस रेक्टेंगल का एरिया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल 1 हो गया, ये रेक्टेंगल 2 हो गया, ये पूरा स्क्वायर था एक। ये रेक्टेंगल्स तो स्क्वायर से निकले। रेक्टेंगल, किसी भी इंडिविजुअल रेक्टेंगल का एरिया, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ये दोनों रेक्टेंगल्स, जब हमने पेपर को फोल्ड किया, स्क्वायर को फोल्ड किया और उससे दो रेक्टेंगल्स बनाए, एक से दो बना दिए, तो दूसरा जो दो बनेंगे उनका एरिया फर्स्ट वाली फिगर से तो कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकता। सेकंड पढ़ते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। हमने कॉम्पैक्ट सी एक फिगर को स्प्लिट कर दिया दो फिगर्स में, तो पेरीमीटर तो हमारा बढ़ जाएगा। देखो, अगर रिगार्डलेस ऑफ डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन लो आप, कोई भी डायमेंशन लो, तो कोई भी डायमेंशन की यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जिसको आप वेरिएबल की तरह से मान सकते हैं। मैं कह रहा हूँ उसका, इसकी जो साइड लेंथ है, ये साइड है, ये भी साइड है। स्क्वायर की साइड लेंथ को मैंने ऐसे ही लिख दिया है ना, तो ये ऐसे, तो इस रेक्टेंगल का डायमेंशन होगा ये वाला, तो एस का एस रह जाएगा, और दूसरा वाला बन जाएगा हाफ एस। ये वाला भी, इधर वाला भी हाफ एस, ये वाला एस। सिमिलरली नीचे होगा, तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आएगा? इसका पेरीमीटर आएगा 2 × साइड लेंथ प्लस ब्रेड्थ, विच इज हाफ ऑफ एस। तो ये आएगा 2 × 3/2। एक और आधे को ऐड करोगे तो डेढ़ आ जाएगा। 3/2 मीन्स 1.5, 1.5 एस। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3 एस, 3 टाइम्स साइड। 3 एस इसका पेरीमीटर आएगा। वैसे भी ऐड करके देख सकते हो, कोई भी साइड हो, साइड एक, एक साइड मान लो 1 मान लो, एक ऐड किया, आधा ऐड किया, डेढ़ हो गया, डेढ़ में फिर से एक ऐड किया, ढाई हो गया, ढाई और आधा ऐड किया तो 3 बन गया, तो 3 इसकी साइड आएगी। सिमिलरली इस वाले का भी 3 एस ही आएगा, कुछ भी साइड ले लो आप। तो ये टोटल मिला के दोनों का पेरीमीटर हो जाएगा 3 + 3 हो जाएगा 6। और फर्स्ट वाले का पेरीमीटर क्या था? अगर साइड, फर्स्ट वाली फिगर में जो स्क्वायर था उसकी साइड है तो 4 टाइम्स साइड, तो 4 एस था। 4 एस तो हमेशा छोटा ही रहेगा 6 एस से, 6 एस से छोटा रहेगा। तो ये, बट ये कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर। उन्होंने बोला पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स। मैं बी वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये भी हमेशा फॉल्स रहेगा, बिकॉज रेक्टेंगल्स का जो दोनों को पुट टुगेदर करेंगे, दोनों रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर लेंगे, तो वो हमेशा ही ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये भी फॉल्स है। अगर ये सिर्फ एक रेक्टेंगल कहते, एक रेक्टेंगल कहते, तो एक रेक्टेंगल की उसमें हम मान सकते थे, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ रहा था 3 एस और स्क्वायर का था 4 एस, तो एक रेक्टेंगल का तो ट्रू होता। बट इन्होंने कहा पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर, तो एडेड टुगेदर वाला तो फॉल्स रहेगा। ठीक है। थर्ड, द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 11 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। नहीं जी नहीं, हमने एक जनरल फार्मूला निकाला है, जब जिसमें रेक्टेंगल का जो, देखो इसी के आगे लिख रहा हूँ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ रहा है 4 एस, स्क्वायर का पेरीमीटर आ रहा है 4 एस, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर्स दोनों का ऐड कर देंगे तो 6 एस आएगा। तो मैं इससे ये इन्फ्रेंस निकाल सकता हूँ, हमेशा 1.5 टाइम्स होगा। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा पुट टुगेदर विल ऑलवेज बी 1.5 टाइम्स। 4 का 1.5 टाइम्स, 4 का 1.5 गुना जो होगा वो 6 होगा। इट विल बी ऑलवेज बी 1.5 टाइम्स दी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वो हमेशा 1.5 गुना होगा, ना कि 11 टाइम्स। तो ये भी मेरे हिसाब से फॉल्स है। हो सकता है इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, 1.5 लिखना चाहता हूँ, या मैंने टाइप करने में गलती कर दी हो। बट ये 11 टाइम्स नहीं होगा, ये हमेशा 1.5 टाइम्स ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। नहीं, एक ही स्क्वायर में से हमने दो रेक्टेंगल्स निकाले थे, दोनों रेक्टेंगल्स का अगर एरिया ऐड कर दोगे तो वो स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, है ना। उसके लिए हमने बहुत सारी पजल्स करी, बहुत इतना लंबा चैप्टर पढ़ा। एक बड़ी फिगर्स को ब्रेक करके स्मॉलर फिगर्स में, स्मॉलर शेप्स में अगर डिवाइड कर दो, स्मॉलर शेप्स को पुट टुगेदर एरिया उनका देखोगे तो वो ओरिजिनल फिगर के बराबर ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि R1 का एरिया और R2 का एरिया ऐड करोगे तो हमेशा वो स्क्वायर के एरिया के बराबर ही आएगा। रेक्टेंगल के एरियाज को अगर ऐड करोगे तो वो स्क्वायर के एरिया के बराबर ही आएगा। तो जो जो डी पॉइंट लिखा हुआ है ये भी फॉल्स है। ये चार चार हो गए, चारों पॉइंट्स फॉल्स हैं, मुझे इसमें से कोई ठीक नहीं लग रहा है।